नमस्कार बच्चों। चलिए, तो कैसे हो आप सभी? पहले तो ये बताओ, सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ और मस्त हैं, जबरदस्त हैं? वेरी गुड आफ्टरनून ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, बहुत अच्छे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ठीक है जी। तो संविधान सभा से आदेश है कि संविधान सभा से आपकी क्लास स्टार्ट की जाए, तो संविधान सभा से ही हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। चलिए, देखो, सबसे पहले मैं कुछ एक दो बातें आपको बता देता हूँ कि जब आप क्लास पढ़ रहे होंगे तो आप बचिएगा कि आप कमेंट ना करें। ठीक है, पहले आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर होने दें। ठीक है, उसके बाद जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूं, मैं आपको समझा दूं, मैं आपको लिखवा दूं, तो उसके बाद फिर आप मुझसे पूछिएगा कि साहब, ठीक है, ये वाली चीज जो है, या ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे समझ आया। ठीक है, तो वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होऊंगा। मैं वहां पर आपको वो सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, समझा दूंगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है, अपने समझाने पर और आपके समझने पर, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह नहीं है। बहुत बेहतर तरीके से पहली बार में आप संपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, वॉइस सही आ रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है? चलिए, ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, किससे? हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान सभा से। ठीक है, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। मैं लिख देता हूं पहले टॉपिक का नाम, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पर ये रहा आपका टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी कभी, ठीक है, हम संविधान सभा के बारे में बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि भैया आखिर संविधान होता क्या है ना? तो संविधान है क्या? किस खेत की मूली है संविधान? ठीक है, जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका विषय है और जो आपके एग्जाम में, ठीक है, इतना ज्यादा पूछा जाएगा, तो कम से कम उसके बारे में हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम कम से कम ये तो जाने कि आखिर संविधान होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसी विषय वस्तु को क्लियर करेंगे कि भैया आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हमारा, संविधान है क्या। तो सबसे पहले हम संविधान को क्लियर कर लेते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे, और इसको क्लियर करने के बाद फिर हम, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छे। ठीक है, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो बस केवल बातें चल रही हैं। आइए, ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है संविधान सभा। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, है ना? थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, संविधान सभा को और क्लियर करके लिख लेते हैं, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसका नाम भी क्लियर होना चाहिए और बढ़िया तरह से उसको लिखा जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। चलिए, तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि भैया आखिर संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के मायने क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ना, इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आइए सब लोग समझिए बहुत अच्छे से। देखिए, संविधान, देखिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक कानूनी दस्तावेज होता है संविधान। और उस कानूनी दस्तावेज में, ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि साहब, ठीक है, उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन आखिर किस एक प्रकार की पद्धति के आधार पर होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? संविधान क्या है? तो संविधान सर एक लीगल डॉक्यूमेंट है। संविधान एक बृहद दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है ना, जिसमें यह लिखा हुआ होता है कि हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन आखिर कैसे करेंगे, उस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब यहां पर आपने गौर किया कि एक से दो बार शासन शब्द आया, है ना?
शासन शब्द आया ना, और जब शासन शब्द आया तो भैया जी ये शासन क्या होता है, ठीक है, पहले ये बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे ये शासन वाला फंडामेंटल क्लियर हो जाए फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को, एक बार बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं, एक बार कि भाई संविधान क्या है हमारे समझ में आ गया, कि हाँ भाई समझ में अब हमारे आ गया है सर, अब आप लिख दो, ठीक है, एक बार बोल दो थम्स अप करके, है ना, सब लोग एक बार बोल दो, कुलदीप, प्रशांत, गौतम, मनोज, विजय सेन, गौतम, संजय कुमार, पिंटू चौधरी, एक बार बोल दो कि हाँ सर इसको लिख दो, ठीक है, कि है क्या संविधान, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ओके ओके, बहुत अच्छे, चलो ठीक है, थम्स अप मिलने लग गए, तो इसका मतलब है कि आपकी अनुमति मिल गई है, मैं लिख देता हूं। तो भैया संविधान क्या है, संविधान एक बृहद कानूनी दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है, मतलब ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बृहद कानूनी दस्तावेज का मतलब क्या हुआ सर, तो बृहद कानूनी दस्तावेज का मतलब हुआ कि सर ये ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, ये बृहद, ठीक है, बृहद का मतलब क्या हो गया, बड़ा भैया, बृहद का मतलब क्या हो गया भाई, ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये एक बड़ा कानूनी दस्तावेज होता है, एक बृहद कानूनी दस्तावेज है। इस कानूनी दस्तावेज के आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, मतलब जो इसमें लिखा है, जैसा इसमें लिखा है उसी के आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूं, इस वाले पॉइंट को क्यों इरेज करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। चलिए चलिए, अब चूंकि यहां पर एक शब्द आया है, और वो शब्द क्या आया है, वो शब्द भाई ये आया कि हमें सर ये बता दो, हमें ये क्लियर कर दो कि आखिर शासन व्यवस्था क्या होती है, शासन के अंग क्या होते हैं, क्योंकि भाई इसमें तो ये लिखा है कि भाई शासन चलेगा कैसे, तो कम से कम ये तो बताओ कि शासन है क्या, है ना जी, कम से कम ये तो क्लियर हो कि शासन है क्या। तो देखो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे शासन पर, ठीक है, शासन, या इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, आमतौर पर सरकार, और अंग्रेजी में हम इसी को बोलते हैं भैया जी क्या, अंग्रेजी में हम इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है, चलिए, तो अंग्रेजी में हम इसी को क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में हम इसी को बोलेंगे भाई गवर्नमेंट। एक सेकंड रुकेंगे, गवर्नमेंट बोल, बहुत अच्छे से, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो देखो, ठीक है, मैं बात आपको बताता हूं कि जो शासन होता है ना, शासन के 3 अंग होते हैं। आप किसी भी पुरानी से पुरानी, ठीक है, शासन व्यवस्था को देखो, उस पुरानी से पुरानी प्राचीन व्यवस्था में शासन के 3 अंग किसी ना किसी रूप में जरूर मौजूद रहे होंगे। अब आप पूछेंगे कि सर वह शासन के 3 अंग हैं कौन कौन से, आखिर वह सरकार के 3 अंग हैं कौन कौन से जो प्राचीन से प्राचीन प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में उपस्थित रहे होंगे, तो भैया जी वो 3 अंग आपके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, तो सबसे पहला अंग कौन सा है, सबसे पहला अंग होता है आपका विधायिका, विधायिका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, विधायिका, ठीक है। अब ये जो शासन का ये वाला अंग है ना विधायिका, इसका काम होता है कि साहब ये कानूनों का निर्माण करेगा, ठीक है। तो शासन के इस वाले अंग का काम क्या है, तो भैया ये वाला जो बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्गन है ये क्या करता है, ये भैया जी कानूनों का निर्माण करता है। तो आप कह सकते हैं ये लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है विधायिका। अब दूसरा जो अंग होता है शासन का, ठीक है, बड़ा जरूरी अंग होता है ये वाला, जिसको आप लोग बोलते हो या हम लोग बोलते हैं सर कि ये है आपकी कार्यपालिका, क्या है, कार्यपालिका, ठीक है, दूसरा वाला अंग। अब ये जो कार्यपालिका है ना, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसका काम ये होता है कि साहब इसने जो कानून बना दिए हैं, इसने जिन कानूनों का निर्माण कर दिया है, ये वाला अंग जो है उन कानूनों को लागू करवाएगा या उनके आधार पर शासन करेगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बहुत अच्छे से,
ठीक है। और जो तीसरा वाला अंग होता है, ठीक है, वो होता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसको आप लोग कहते हो जुडिशरी। जुडिशरी न्यायपालिका, मतलब ये वाला जो अंग है ना, तीसरा वाला न्यायपालिका, इसका काम ये है कि सर ये कानूनों के आधार पर न्याय करेगा, ये एक न्याय देने वाली संस्था होती है। अच्छा, अब सबसे पहले बात क्या है कि हम इसको इंटरकनेक्टेड करते हैं सारी चीजों को। अभी तक क्या है कि ये सारी चीजें हमारी बिखर सी गई हैं, ठीक है ना। अब इनको हम इंटरकनेक्टेड करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। अब जब हम इंटरकनेक्टेड करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले सर कि संविधान क्या है ना। तो संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें यह वर्णन होता है, यह लिखा हुआ होता है कि उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाएगा। केवल इतना ही नहीं होता, बात समझ में आ रही है? ये बात आप मत सोचना कि केवल इतना ही होता है, बस संविधान का काम यह है कि भाई ये बता दे कि शासन व्यवस्था चलेगी कैसे। नहीं, देखिए इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो अब हम यहां पे लिख देते हैं कि संविधान क्या है। अब हम लिखेंगे कि संविधान सर एक बृहद कानूनी दस्तावेज है, बृहद कानूनी दस्तावेज है, ठीक है ना। और इस कानूनी दस्तावेज के आधार पर, ठीक है ना, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसी के आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, व्यवस्था का संचालन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। संचालन किया जाता है, बस ठीक है भाई। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये संविधान जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। ये तो आपको पता चल गया कि क्या है सर, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये बात तो पता चल गई। और ये लीगल डॉक्यूमेंट हमें परमिशन देता है कि भैया जैसा लिखा हुआ है ना, ठीक है, मेरे अंदर, आप उसी तरह से उस देश में शासन व्यवस्था का संचालन करो। अब शासन क्या है, देखिए अब बात ये आ जाती है कि भैया आखिर ये शासन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि भाई शासन जो है वह 3 अंगों से मिलकर बनता है, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो विधायिका है, ठीक है, विधायिका बेसिकली क्या है, तो साहब ये है कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था। बस आप आराम से समझते चले जाना, मैं लिखता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो साहब ये विधायिका क्या है, तो साहब विधायिका का काम ये होता है कि भाई मैं कानूनों का निर्माण करूंगी। विधायिका ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि साहब मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मैं कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था हूं। मैं कानूनों के निर्माण करने के अलावा और कुछ नहीं करूंगी, और किसी भी विषय पर मैं अपनी आंख बंद कर लूंगी, बात खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? तो विधायिका क्या है सर, ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है, निर्माण करने वाली संस्था, करने वाली संस्था वाली संस्था। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, बस देखो मैं एक एक चीज आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा, मेरे साथ आप जुड़ते चले जाना। जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ोगे, जितना जितना आप मेरे साथ थोड़ा सा पुराने होते चले जाओगे, उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी आप बिल्कुल भी किसी भी बात का चयन या चुनाव मत करना। अभी आप अपने दिमाग के अंदर किसी भी तरह के, ठीक है, किसी भी, ठीक है, गलत परसेप्शन को मत पालना। अभी पहले समझ लेना, जब लेक्चर खत्म हो तब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और कौन कौन सी नई चीजें आपकी क्लियर हुई, कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट। पहली क्लास पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास है, ठीक है। कोशिश ये करूंगा कि जिस क्लास में जितने से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हो, उतने मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, मजबूत कराऊंगा, ठीक है। तो ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है, ठीक है। अब ठीक है, भारत के बारे में बोला जाता है कि सब भारत में द्विस्तरीय शासन प्रणाली है। मेरे प्यारे बाबू बोलो, भारत में क्या बोला जाता है कि सब भारत में द्विस्तरीय शासन प्रणाली है। द्विस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि सर हमारे भारत में विधायिका, कार्यपालिका 2 स्तर पे होंगी, है ना। यही तो मतलब हुआ कि सब विधायिका और कार्यपालिका भारत में, ठीक है, 2 स्तर पे होंगी। अब जब द्विस्तरीय शासन प्रणाली है तो भाई विधायिका भी 2 स्तर पे होगी, और अगर विधायिका 2 स्तर पे होगी मेरे प्यारे बच्चे, तो वो 2 स्तर कौन कौन से हैं? तो एक स्तर हो गया आपका केंद्र का, कि भाई केंद्र के स्तर पर भी है विधायिका, और दूसरा स्तर हो गया भैया जी आपका प्रांतों का, कि भाई प्रांतों के स्तर पर भी है विधायिका। आप बताइए, है ना, प्रांतों के स्तर पर भी है, केंद्र के स्तर पर भी है। जो प्रांतों के स्तर पर विधायिका होती है, जिसका काम होता है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना, क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रांतीय विधायिका होती है, मैं लिख दूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या, जो प्रांतीय विधायिका होती है, प्रांतीय विधायिका का काम क्या होता है भैया जी,
प्रांतीय विधायिका का काम यह है कि साहब मैं राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाऊंगी। किस पर? यह राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने वाली संस्था है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने वाली संस्था, विषयों पर कानून बनाएगी। बस इसका काम यह है, कानून बनाएगी, बस बात खत्म। ठीक है, अब इसको आप कहते क्या है? तो इसको आप कहते हैं प्रांतों का विधानमंडल। क्या बोलते हैं भैया जी इसको? तो इसको आप बोलते हैं कि ये प्रांतीय विधानमंडल है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको क्या बोलेंगे सर? कि ये प्रांतीय विधानमंडल है। बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई इश्यू नहीं। तो भैया जी लिख देते हैं कि ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, प्रांतीय विधानमंडल है। ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ये प्रांतीय विधानमंडल है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ये प्रांतीय विधानमंडल है। अब आ जाते हैं केंद्र पर। ठीक है, अब जो केंद्र वाली विधायिका है इसका काम क्या होगा सर? तो केंद्र वाली विधायिका को हम बोलते हैं कि साहब ये हो गई आपकी, ठीक है, संघीय विधायिका। और इसी संघीय विधायिका को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। अभी आपको पता है कि आज वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हम ये लेक्चर ले रहे हैं कि आज आपकी जो संसद है वो एक नए भवन में शिफ्ट होने जा रही है। कुल मिलाकर ठीक है, भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की साक्षी रही वो हमारी बिल्डिंग जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, वो आज किसी दूसरे भवन में शिफ्ट होने जा रही है, किसी दूसरे भवन में वो शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब ये वाली जो केंद्र की विधानमंडल है या केंद्र की जो विधायिका है इसको हम कहेंगे संसद। अब इस संसद का काम क्या होगा साहब? तो इस संसद का बड़ा सिंपल सा काम है कि साहब संसद क्या करेगी? ये संघ सूची के विषयों पर, जो यूनियन लिस्ट के विषय होते हैं, ये संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। बाकी का मैं सूची वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है जी? तो ये क्या है सर? ये संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने वाली संस्था है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने वाली संस्था, विषयों पर कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, बस ठीक है, ये है सर आपकी पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है, विधायिका दो स्तर पर हो गई, यहां तक कोई इशू नहीं। विधायिका दो स्तर पे होगी, केंद्र के स्तर पे, प्रांत के स्तर पर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें ठीक है हल्का सा एक्सप्लेनेशन देता हूं कि भैया जी जो आपकी संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या भैया जी कितनी है? संघ सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या पूरी 100 है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में पहले 97 विषय होते थे, 3 इसमें जोड़ दिए हैं, तो वर्तमान में संघ सूची के विषयों की संख्या 100 है। और वर्तमान में जो सर राज्य सूची है, कभी राज्य सूची में 66 विषय होते थे, हमने 42 में संविधान संशोधन से 5 विषयों को इससे हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। ठीक है, मतलब कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तो अब इसमें विषयों की संख्या कितनी हो गई है भैया जी राज्य सूची में? अब इसमें विषयों की संख्या 61 हो गई है। ठीक है, तो इसमें कितने विषय हैं? 61। किसमें भैया जी? राज्य सूची में। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक सबके समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप करो। यहां तक अगर सबके समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप करो। यहां तक कोई इश्यू हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है, और ये ठीक है बहुत छोटे छोटे बहाने होते हैं, सर पेन का कलर चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, ये बहुत प्यारा कलर है, आप चिंता ना करो। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जब आप बाद में भी पढ़ोगे ना तो आपको नहीं, मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, आप चिंता ना करें। ओके सर, ओके ओके ओके। बहुत अच्छे, चलिए जी, बहुत अच्छे। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल शुरुआत है। अच्छा, अब इसके बाद सर हम दूसरी संस्था पे आते हैं। हमारी दूसरी संस्था कौन सी है? हमारी दूसरी संस्था है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। ठीक है, अब कार्यपालिका को हम यहां नहीं लिख सकते, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने के क्रम में हम यहां पर कार्यपालिका को समझते हैं। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी संस्था है, हमारी दूसरी संस्था सर कौन सी है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कि सर ये है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। और इसका काम क्या है कार्यपालिका का? कि सर इसका काम ही होता है कि ये कानूनों के आधार पर शासन करती है, कानूनों को लागू करवाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं
कि आपके घर में, ठीक है, 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, ठीक है, और आप 2 भाई और 1 बहन। मेरी बात समझ में आ रही है? 5 सदस्य आपके घर में, मम्मी पापा, 2 भाई है, आप 1 बहन है, ठीक है। तो मम्मी जी का काम क्या है? मम्मी जी का काम है कि मम्मी जी कानूनों का निर्माण करेंगी। कहने का आशय यह है कि मम्मी जी ही इंस्ट्रक्शन देंगी, ठीक है, कि भाई ऐसा करना है, कि भाई विवेक बाजार से सब्जी तुझको लेकर आनी है, ठीक है। और आपकी बहन से कहेंगी, जैसे सपोज जैसे कुछ भी नाम है, जैसे लाइक बबीता नाम है आपकी बहन का, तो बबीता से कहेंगे कि बबीता घर के काम तू करेगी, जैसे लाइक खाना बनाना हो, सुबह का नाश्ता हो, ऐसे करके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो काम बबीता का हो गया। तो कानून उनने बना दिए कि भाई विवेक का काम क्या है, बेटे का काम क्या है कि वो बाहर से सब्जी लेकर आएगा, ठीक है, राशन लेकर आएगा दुकान वगैरह से। और जो छोटा बेटा है, जो छोटा वाला भैया है आपका, छोटा वाला भैया को कोई और काम सौंप दिया, जैसे उसको क्या काम को सौंप दिया भाई कि घर की साफ सफाई, टॉयलेट वगैरह की साफ सफाई भाई तू करेगा, तू छोटा है, इस तरह से मम्मी ने तो बना दिए कानून। अब ठीक है, मम्मी हो गई विधायिका आपकी, मतलब वो कानूनों का निर्माण कर रही है। तो एक घर को कैसे चलाया जाएगा, एक घर को कैसे चलाया जाएगा, ये मम्मी ने बता दिया, ओरली बता दिया। हो सकता है कि मम्मी लिख भी दे इस बात को कि भाई आज से तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तीनों भाई बहनों के बीच में काम बांट दिया। अब शाम को पापा जी ऑफिस से लौट कर आए। जब ऑफिस से पापा जी लौट कर आए तो पापा जी ने देखा कि भाई बर्तन गंदे पड़े हैं, या फिर खाना बना नहीं है, या फिर मान के चलिए कि सब्जी किचन में नहीं है। तो फिर पापा जी देखेंगे कि भाई ये काम किस किस का था, किसने अपना काम पूरा नहीं किया। तो जिसने अपना काम पूरा नहीं किया वह उन काम को उससे पूरा करवाएंगे, मतलब वो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी हो जाएंगे, वो कानूनों को लागू करवाएंगे कि भाई करो अपना काम, आप कर क्यों नहीं रहे काम। बात समझ में आ रही है ना? तो वो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी होगी। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया। तो कार्यपालिका क्या है सर? ये इन्फोर्समेंट बॉडी है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कानूनों को लागू करवाती है अथवा कानूनों के आधार पर शासन करती है। तो मैं ये बात लिख देता हूं आराम से, अच्छे से, ठीक है, आपको पढ़ाते पढ़ाते कि भाई ये कानूनों को लागू करवाने वाली करने वाली अथवा कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है, अथवा कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है, शासन करने वाली संस्था, करने वाली संस्था। ये बात आपको क्यों समझनी है पहले लेक्चर में, मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है सर। तो ये ऑब्लिक हो गया है ना, ये ऑब्लिक हो गया कि सर ये जो है ये लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका भी आपकी 2 स्तर पर होगी, ठीक है बाबू, ये भी 2 स्तर पर होगी, क्योंकि हमारे यहां 2 स्तरीय सरकार है, 2 स्तरीय शासन प्रणाली है। तो ये भी 2 स्तर पर होगी, ये भी आपके केंद्र के स्तर पर होगी, और ये भी आपके प्रांत, प्रांत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे स्टेट, राज्य, ठीक है, जो केंद्र की घटक इकाइयां होती हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो वो प्रांत कहे जाएंगे संविधान की भाषा में, ठीक है। तो केंद्र और प्रांत, उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई डाउट या किसी तरह का कोई इश्यू नहीं रहा होगा। तो सर कार्यपालिका भी 2 स्तर पर है, एक केंद्र के स्तर पर और एक प्रांतों के स्तर पर, ठीक है। केंद्र के स्तर पर जो कार्यपालिका है उसको आप संघीय मंत्रिपरिषद कहते हैं, यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो केंद्र के स्तर पर जो कार्यपालिका है वह संघीय मंत्रिपरिषद है, बस आप समझते जाना, संघीय मंत्रिपरिषद है, ठीक है जी भैया जी। क्या है? संघीय मंत्रिपरिषद है जो केंद्र के स्तर पर है, ठीक है। इसका काम क्या होगा? इसका काम यह होगा कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना, है ना जी। तो इनका काम क्या होगा? इनका काम यह होगा कि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों के आधार, निर्मित कानूनों को क्या करवाना भैया जी? लागू करवाना, संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाना, कानूनों को लागू करवाना, लागू करवाना, ये इनका काम है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। और जो आपकी प्रांत की कार्यपालिका है उसको आप कहेंगे क्या भैया जी? उसको आप कहेंगे राज्यों की मंत्रिपरिषद, राज्यों की मंत्रिपरिषद इसको बोलेंगे, देखना, स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे, राज्यों की मंत्रिपरिषद। और इसका काम क्या होगा कि जो भैया जी राज्य का विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना काम इसका होगा, राज्य विधानमंडल, ठीक है जी। तो जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाना इसका काम होगा। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है भाई,
राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाना, द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाना। लागू करवाना। बस उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव क्या है सर? तो एग्जीक्यूटिव एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंग्लिश में अब आप समझ लो सब लोग बहुत अच्छे से, सारे बच्चे। तो ये क्या है सर? एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन सर कौन सी है? लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है भैया जी आपकी कार्यपालिका, जिसका काम क्या है? कानूनों को लागू करवाना, कानूनों के आधार पर शासन करना। ये दो स्तर पर होती है सर, एक सेंटर के स्तर पर और एक प्रोविंसेस के स्तर पर। ठीक है ना भैया जी, सेंटर और प्रोविंसेस, इसको कहते हैं यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, इसको कहते हैं स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। इसका काम ये है कि ये संसद के द्वारा, ठीक है, जो कानून बन चुके हैं ये उनको लागू करवाएगी, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करवाएगी। बस केवल इतना सा है। ठीक है, और इसमें किसी की जरूरत नहीं। अगर मैं दोनों लैंग्वेज को लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं समझाते हुए आपको दोनों लैंग्वेज में चलूंगा। ठीक है ना, और साथ के साथ दोनों लैंग्वेज को डिक्टेट भी करता हुआ चला जाऊंगा। कार्यपालिका समझ में आ गई सर हमारे बहुत अच्छे से, विधायिका भी समझ में आ गई। अब सर हम आते हैं न्यायपालिका पर। न्यायपालिका का काम क्या होता है सर? न्यायपालिका का सिंपल सा काम है, देखिए ये इसका काम है भाई, ये न्याय करने वाली संस्था है। ये न्याय करने वाली संस्था है, बड़ा सिंपल है इसका काम। ये न्याय करने वाली संस्था, इसका काम है कि साहब हम क्या करेंगे? हम न्याय देंगे। देखिए हमारा काम जस्टिस प्रोवाइड कराना है, हम न्याय करने वाली संस्था है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूं अब आप, ठीक है, हाँ संविधान सभा के बारे में बिल्कुल बताएंगे बेटा, बहुत बताएंगे, चिंता ना करो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि न्यायपालिका कैसी है? क्या न्यायपालिका भी दो स्तरीय है या न्यायपालिका केवल एक स्तरीय है? मुझे आप ये बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं, हम आपको जानते हैं, आप हमें जानिए। ठीक है, देखते हैं कि दोनों में कितनी में, ठीक है, आप में कितनी डेप्थ है। ठीक है, आपका भी तो कॉन्सेप्ट समझा जाए। हाँ, मनीष मौर्य, शिवम, ठीक है, अमन नागर। अमन मैंने बता दिया बेटा, प्रांत का मतलब होता है जो आपकी संघ की घटक इकाइयां होती हैं। ठीक है, जो आपके राज्य हैं, 28 राज्य, उन्हीं को हम लोग प्रांत कहते हैं। ठीक है, आप 28 प्रांत कह लो या राज्य कह लो। अब चूंकि राज्य जो है, राज्य व्यवस्था में एक दूसरी धारणा होती है। क्लियर? जब आप राज्य व्यवस्था में राज्य पढ़ेंगे तो राज्य मतलब स्टेट का मतलब हो जाता है। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटी, स्टेट का मतलब अपने आप में एक नेशन हो जाता है, एक देश हो जाता है स्टेट का मतलब। तो इसलिए देखिए जब भी हम, ठीक है, पॉलिटी पढ़ाते हैं तो जहां पर भी हमें स्टेट बताना हो, मतलब राज्य बताना हो, संघ की घटक इकाई बताना हो, तो वहां पर हम, ठीक है, उसके लिए प्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है सर, कोई कह रहा है कि सर 3 स्तरीय है। ठीक है, कैसे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। कोई कह रहा है सर 1 स्तरीय, कोई कह रहा है सर 2 स्तरीय है। मेरे प्यारे बच्चे, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका आपकी 1 टियर है। ठीक है, केवल व केवल कैसी है? 1 टियर है, मतलब ये 1 स्तरीय है। 1 स्तरीय है। 1 स्तरीय का मतलब ये है कि सर जो पूरा का पूरा कंट्रोल है ना जुडिशरी का, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल जुडिशरी का वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो दोनों ही कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट की जाती हैं। मतलब इसका कहने का आशय क्या है? तो सर इसका कहने का आशय बिल्कुल सिंपल है। क्या है? कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में, ठीक है, सबसे ऊपर के स्तर पर क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, मैं हिंदी में लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही कहेंगे, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका क्या होता है? हाई कोर्ट्स होता है बच्चे। और हाई कोर्ट के नीचे आपका क्या होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, कोर्ट होता है। बात समझ में आ रही है? सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। अब समझना आपको यह है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे की ये जितनी भी संस्थाएं हैं ना, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों की दोनों, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही शासित प्रशासित होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए ये अपना काम करती हैं। मतलब अगर मैं जुडिशरी के लेवल पे देखूं हमारे भारत में, तो हमारे भारत में जुडिशरी के लेवल पर यूनिटरी एंड
ठीक है, यूनिटरी एंड इंटीग्रेटेड व्यवस्था है, मतलब एकात्मक और एकीकृत व्यवस्था है। तो न्यायपालिका के स्तर पर हमारे यहां एकात्मक एवं एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत व्यवस्था है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर यूनिटरी एंड इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। और जबकि विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर हमारे यहां कैसी है, द्विस्तरीय, ठीक है, टू टियर व्यवस्था है। कैसी है, द्विस्तरीय व्यवस्था है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं अच्छे से, ठीक है, अब मेरी बात आप समझेंगे बहुत प्यारे तरीके से। प्लीज यहां पे आप लोग फोकस करना, ठीक है, सब लोग, सारे बच्चे फोकस करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। सबसे पहले हमने ये जाना, क्या जाना सर, कि हमें संविधान सभा आज पढ़ना है। लेकिन संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ने से पहले हम ऐसा नहीं कि जैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आए तो तुरंत हमने स्टार्ट कर दिया कि भाई कैबिनेट मिशन ऐसे ऐसे आया और ये कैबिनेट मिशन के काम हुए, ऐसा नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो उससे पहले हमें पढ़ना होता है कि सर संविधान क्या है। तो भैया जी संविधान क्या है, एक ऐसा, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, ये लिखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो ये बताता है कि हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाएंगे। अब यहां पर एक टर्म आ गया शासन, कि भाई शासन क्या है। तो भाई शासन या सरकार, शासन के 3 अंग होते हैं, आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है साहब, जो पहला अंग है लेजिस्लेचर, उसका काम यह है कि ये कानूनों का निर्माण करेगा। जो दूसरा है, ये कानूनों को लागू करवाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है सर, दूसरा वाला कानूनों को लागू करवाने वाली संस्था है। ये वाली जो है, ये कानूनों को लागू करवाने वाली संस्था है। ठीक है, देखो, कानूनों को लागू करवाने वाली संस्था, ये वाली, ठीक है, कार्यपालिका। और जो तीसरी वाली है जुडिशरी, न्यायपालिका, वो कानूनों के आधार पर न्याय देने वाली संस्था है। ठीक है जी, ये क्या है, कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली, न्याय देने वाली संस्था जुडिशरी होगी। बस इतनी सी बात है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो भैया जी, जो केंद्र के स्तर पर होती है, ठीक है, जो केंद्रीय विधायिका होती है, जिसको आप संसद कहते हैं, ये संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। 100 विषय है संघ सूची। ये वाली जो होती है प्रांतीय विधायिका, ये राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। इसमें 61 विषय है राज्य सूची। ठीक है, कार्यपालिका जो है आपका, यहाँ पर कार्यपालिका बताया भैया मैंने, ये केंद्र और प्रांत दोनों के स्तर पर होती है। आर्टिकल 74 जो है उसमें संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो भैया जी प्रांतों की मंत्रिपरिषद है उसके बारे में, उसमें आर्टिकल 163 में है। तो इतना नहीं, बस कुल मिलाकर अभी हमें ये समझना था 3 चीजें कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप यूपीएसआई के स्टूडेंट्स हैं, यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं, आपको अपने मस्तिष्क के आयामों को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अपना सोचने का, ठीक है, समझने का, कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, और ये मैंने इतने इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया, इतनी इजी में समझा दिया कि अब मुझे नहीं लगता कि, ठीक है, आपको फिर से कभी ये ऐसा लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुका हो। ठीक है, लेकिन एक और बात आपको क्लियर करनी है सब लोगों को, वो क्या, कि भैया हमें पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? हमें पढ़ना है, हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि यूपीएसआई की पॉलिटी रटने से नहीं होगी, यूपीएसआई की पॉलिटी कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी है, समझने से, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने से ही होगी। इस बात को लिख के देख लो आप। कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब इसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। समझने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। आइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, संविधान सभा। ठीक है, देखिए, जो हमारा संविधान है, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान की एक विशेषता है। ठीक है, और हमारे संविधान की क्या विशेषता है, कि भाई हमारा संविधान निर्मित है, लिखित है और विशाल है। मेरी बात समझिएगा, कि हमारे संविधान की एक विशेषता है। वो क्या है हमारे संविधान की विशेषता, कि हमारा संविधान इनेक्टेड है, रिटन है एंड ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, अब यहीं से कहानी शुरू होती, कि हमारा संविधान जो है वह इनेक्टेड है,
वह रिटन है और विशाल है। और कैसा है भैया जी? विशाल है और विशाल है, विशाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं रहा होगा। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा पॉइंट हो गया, एक बहुत बेसिक सी बात होगी कि सर इनेक्टेड है, रिटन है और ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव है। आप चाहो तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं सर। इनेक्टेड है मतलब निर्मित है, दूसरा रिटन है मतलब लिखित है, और सर कैसा है? और ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव है। ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है हमारा। अब बात यहां आती है सर सबसे बड़ी कि आखिर जो हमारा संविधान है वो निर्मित कैसे है ना? ये बात आई कि भैया हमारा संविधान निर्मित कैसे है। निर्मित संविधान का मतलब क्या होता है सर? ये बात मेरे समझ में नहीं आई। निर्मित संविधान, तो भैया जी निर्मित संविधान का मतलब है कि एक ऐसा कानूनों का समुच्चय, ठीक है, संविधान क्या सर? ठीक है, कानूनों का संग्रह, कानूनों का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए संविधान क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या? तो सर कॉन्स्टिट्यूशन कानूनों का समुच्चय। इट्स अ सेट ऑफ लॉज, कानूनों का समुच्चय। ठीक है, या कानूनों का संग्रह, कानूनों का संग्रह। ठीक है जी, जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलती है। अब ये जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान भैया जी है कैसा? तो हमारा संविधान है निर्मित। हमारा संविधान है कैसा? हमारा संविधान है निर्मित। इनेक्टेड है हमारा संविधान, निर्मित है हमारा संविधान। ठीक है, इस पे फोकस करना। हमारा संविधान कैसा भैया जी? हमारा संविधान इनेक्टेड है, हमारा संविधान निर्मित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साहब एक संविधान सभा थी और उस संविधान सभा ने, ठीक है ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लिया और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लेने के बाद, ठीक है, कानूनों का एक समुच्चय बनाया। ठीक है, अ सेट ऑफ, ठीक है, लॉज बनाया, जिसमें ये लिखा है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी या हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक है, तो वो काम किसने किया? संविधान सभा ने किया। अब जब वो काम संविधान सभा ने किया, ठीक है, तो संविधान सभा के गठन का एक इतिहास है। बात समझ में आ रही है? ये तो संविधान सभा है ना, संविधान सभा का क्या है सर? इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको समझेंगे। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको समझेंगे कि मतलब अब देखो हुआ क्या। ठीक है, पूरी बात ऐसी है कि आप सभी को पता है कि भैया जी आपका 23 जून सन 1757 को एक प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, मैं एक घटना में आपको लेकर चलता हूं, बस 2 मिनट में आपकी लूंगा, ठीक है, फिर आप समझना। तो भैया 23 जून सन 1757 को एक प्लासी का युद्ध होता है। उस प्लासी युद्ध में भारत में, ठीक है, एक ऐसी व्यापारिक कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी, वो बंगाल पर अधिकार कर लेती है और बंगाल में कठपुतली नवाब बनाने स्टार्ट कर देती है। मतलब वो कंपनी भारत में जो व्यापार करने आई थी वो एक राजनीतिक शक्ति बन जाती है। क्लियर है? वो बंगाल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगती है। उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है आपका, ठीक है, 1764 में। और बक्सर के युद्ध के बाद तो वो कंपनी ऐसा करती है कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि के बाद वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरा प्रशासन भी संभाल रही है इन 3 क्षेत्रों में, और साथ ही साथ इन 3 क्षेत्रों से टैक्सेस को भी वसूल रही है, ठीक है, रेवेन्यू को भी वसूल रही है वो कंपनी। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। और धीरे 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 वो कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र पर अधिकार कर लेती और भारत में अपना शासन प्रशासन स्थापित कर लेती। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी? अच्छा, उसके बाद क्योंकि वो भारत में शासन प्रशासन कर रही थी, एक बाहरी कंपनी थी, भारतीयों का शोषण कर रही थी, तो इसके लिए उस कंपनी की पॉलिसियों के विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए, विद्रोह हुए। क्लियर है? और जिनमें से एक बहुत बड़ा विद्रोह 1857 का विद्रोह था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ठीक भारत में एक मध्यम शिक्षित वर्ग का उदय होता है। वो मध्यम शिक्षित वर्ग जो इंग्लैंड से पढ़कर आया था और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जानता था, लोकतांत्रिक मूल्यों को जानता था।
और उसने भारत में आने के बाद जब देखा कि अंग्रेज भारतीयों का कितना शोषण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने अपने अधिकारों के प्रति अपनी मांगे जाहिर की कि हमें ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार, जैसे लाइक हमें अपने, ठीक है, संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमें भारत में लोकतांत्रिक मूल्य चाहिए, ठीक है, हमें भारत की शासन प्रशासन प्रणाली में भाग लेना है, तो भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा शासन प्रशासन में पार्टिसिपेट दिया जाए। तो जब वो अपने अधिकारों की मांग करने लगा ना, तो यहां से स्टार्ट होती है संविधान सभा की मांग। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग। मांग, ठीक है, डिमांड, संविधान सभा की मांग। और संविधान सभा की मांग को हम तीन भागों में बांटते हैं। जो भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा जो संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के समक्ष की गई, ठीक है, उस मांग को भैया जी, संविधान सभा की मांग को हम तीन भागों में बांटेंगे। क्लियर है? और वे तीन मांगे कौन कौन सी हैं, या वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड, अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, दूसरी है भैया जी प्रत्यक्ष मांग, या फिर, ठीक है ना, सांकेतिक मांग, टोकन डिमांड। दूसरी टोकन डिमांड लिखो, सांकेतिक मांग, टोकन डिमांड, टोकन डिमांड, सांकेतिक मांग। और जो तीसरी है ना, वो भैया जी कौन सी है? प्रत्यक्ष मांग, डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, तीसरी वाली। ठीक है, और पहली वाली कौन सी? इनडायरेक्ट डिमांड। अप्रत्यक्ष मांग। ठीक है, तो इस तरह की तीन मांगे हुई, तो इस तरह की तीन मांगे हुई, ठीक है, संविधान सभा की। जो पहली मांगे हैं, ठीक है, उनको हम अप्रत्यक्ष मांग कहते हैं, जो शुरुआती मांगे हैं, जो अंग्रेजों के समक्ष रखी गई। ठीक है, वो मांगे किसकी रखी गई कि साहब, ठीक है, हमें हमारे संवैधानिक मूल्य चाहिए, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए। यार तुम लोग हमारा शोषण कर रहे हो यार, देखो कैसे कर सकते हो? तो हमें क्या चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए। तो वो पहली जो मांग थी, हम पहली मांग को इनडायरेक्ट डिमांड्स में, ठीक है, बांटते हैं। जो दूसरी डिमांड है उसको हम सर टोकन डिमांड, सांकेतिक मांग। और जो तीसरी डिमांड है कि अब वो तीसरी वाली डिमांड ऐसी थी कि नहीं, अब तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे हो जाए, और हम इसे लेकर रहेंगे। ऐसी बातें होने लगी, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया जी? उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष मांग। अब यहां तक अगर एक बार सबके समझ में आया हो तो मुझे बताइए। बस बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है कि भाई संविधान सभा की मांग को हमने तीन भागों में बांटा है। ठीक है, पहला अप्रत्यक्ष मांग, दूसरा सांकेतिक मांग, और तीसरा प्रत्यक्ष मांग। ये मांग भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा की गई है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप करो। राखी? चलिए जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो जी, चलो, है ना, एक बार मैं लास्ट में फिर से रिकॉल करवा के जाऊंगा सारी चीजों को, बिल्कुल परेशान नहीं, है ना। तो एक बार लास्ट में मैं सारी चीजों को एक बार फिर से रिकॉल करवा के जाऊंगा। तो सबसे पहली है हमारी अप्रत्यक्ष मांग। ठीक है, सबसे पहली हमारी कौन सी है सर? अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है जी, तो ये लिख दिया हमने, इनडायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मांग। बहुत अच्छे से। ठीक है, इस अप्रत्यक्ष मांग में सबसे पहली मांग हम शामिल करेंगे बाल गंगाधर तिलक साहब की, तिलक साहब की। ठीक है, सबसे पहली मांग हम इसमें शामिल करेंगे तिलक साहब की। और दूसरी मांग हम इसमें शामिल करेंगे दादा भाई नौरोजी की। बस अभी मैं
ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। दूसरी मांग हम इसमें किसमें, दादा भाई नौरोजी की, किसमें सर, अप्रत्यक्ष मांग में। तो बाल गंगाधर तिलक ने कैसी मांगे रखी अंग्रेजों के समक्ष, वो हम देखेंगे, और दादा भाई नौरोजी ने कैसी मांगे रखी वो रखेंगे, देखेंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको मॉडर्न में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हम भैया जी किसमें, टोकन डिमांड में। ठीक है, जिसको आप कहते हैं सांकेतिक मांग, टोकन डिमांड। ठीक है, टोकन डिमांड, टोकन डिमांड। अभी टोकन डिमांड का मतलब क्या होता है सर, सांकेतिक मांग का क्या मतलब होता है। तो सर सांकेतिक मांग का मतलब बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है भाई। सांकेतिक मांग बोले तो कि अब देखिए हम आपसे अप्रत्यक्ष मांग नहीं कर रहे, अब हम संकेतात्मक रूप में आपको बता रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि भाई ठीक है ये हमारा अधिकार है कि हमें हमारे संवैधानिक मूल्य मिलने चाहिए, और तुम हम पे कोई एहसान नहीं करोगे। अगर आप हमारे संवैधानिक मूल्यों को बहाल कर दोगे, आप एहसान नहीं करोगे। जैसे सपोज डेट, एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, मान के चलिए कि आप ऑफलाइन मुझसे पढ़ रहे होते, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा होता, मैं बार बार आपको समझा रहा होता, आपकी समझ में नहीं आ रहा होता, है ना, और मैं गुस्से में आकर क्या करता, मैं गुस्से में आकर किसी एक बच्चे को मान के चलिए स्लैप कर देता, ठीक है, थप्पड़ मार देता। बात समझ पा रही है। तो आप उठ के पता क्या कहते, अगर आप पॉलिटिक्स स्टूडेंट होते, कि हाउ डेयर टू स्लैप मी, और हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मेरे समझ में नहीं आया तो मैं बार बार पूछूंगा, बार बार पूछूंगा। ये कोई तुम मुझ पे एहसान थोड़ी नहीं कर रहे, मैं फीस दे रहा हूं भाई, सिंपल सी बात है, मैं फीस दे रहा हूं, आप मुझ पे कोई एहसान थोड़ी नहीं कर रहे। तो वही वाली बात है, सांकेतिक मांग में ये थी कि जो राष्ट्रवादी थे वो ये बता रहे थे कि आप कोई एहसान नहीं करोगे हमको स्वराज देकर, हमको स्वतंत्रता देकर, हमारा संविधान बनवाकर। क्लियर है जी। ठीक है, तो ये टोकन डिमांड थी। अब डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या है, अब डायरेक्ट डिमांड का मतलब है, डायरेक्ट डिमांड का मतलब है प्रत्यक्ष मांग। ठीक है, और प्रत्यक्ष मांग का मतलब है कि चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक स्वर में बोल दिया कि इससे कम और कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कम में और कुछ भी स्वीकार नहीं है। हम पूरा का पूरा स्वराज लेकर रहेंगे, हम पूरी की पूरी स्वतंत्रता लेकर रहेंगे, हम अपना पूरा संविधान लेकर रहेंगे। तो इसको हम प्रत्यक्ष मांग कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। देखो देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, जो हमारी संविधान सभा है, हमारी संविधान सभा भारतीय राष्ट्र आंदोलन के साथ साथ परिपक्व हुई है। जैसे जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन परिपक्व हो रहा है, जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रवादी हैं वो अंग्रेजों के समक्ष अपनी संवैधानिक मांगों को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, वैसे ही वैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मतलब डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा की मांग है, वो भी जो है ना मैच्योर होती चली जा रही है, परिपक्व होती चली जा रही है, वो भी वैसे। लेकिन साथ साथ है, जब आप इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पढ़ोगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। अब एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसे पहली क्लास में चाहिए क्या, 4 पॉइंट लिखवा दो, याद करवा दो, अरे वाह बहुत बढ़िया टीचर है, मजा आ गया। ठीक है, ये 4 बात यूं, ठीक है, 4 फैक्ट लाया रट के टीचर, 4 फैक्ट बता दिए, बच्चा खुश। ठीक है, समझना नहीं चाहता, सबको चाहिए शॉर्टकट। ठीक है, तो मैं रिपीट करूंगा, बिल्कुल एक बार रिपीट करूंगा। ठीक है जी। अब सांकेतिक मांग में हम किस किस मांग को शामिल करेंगे, अब ये देखिए। तो सांकेतिक मांगों में सबसे पहले एक मांग महात्मा गांधी ने की थी, हम उसको शामिल करेंगे, महात्मा गांधी की मांग को। सांकेतिक मांग में हम दूसरी मांग, देखिए यहां पर एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल है, तेज बहादुर सप्रू का, हम उसको शामिल करेंगे। और सांकेतिक मांग में हम तीसरा नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये नेहरू रिपोर्ट आपका समीक्षा अधिकारी में, जो समीक्षा अधिकारी होता है ना, उसके एग्जाम में पूछा गया। ये नेहरू रिपोर्ट आपके यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछी गई है। तो ये इस नेहरू रिपोर्ट से आपके प्रश्न बनते हैं, और बच्चों को पता ही नहीं है कि भैया जी नेहरू रिपोर्ट है क्या, और नेहरू रिपोर्ट में किस तरह से संवैधानिक मांगों, संवैधानिक मूल्यों की मांग की। नहीं पता बच्चे को नेहरू रिपोर्ट में किस तरह से संवैधानिक, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चल जाता है। और प्रत्यक्ष मांग में हम सबसे पहली मांग को शामिल करेंगे, पता है किसकी, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय की मांग, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, इनकी मांग को शामिल करेंगे। दूसरा, हम कांग्रेस के अधिवेशनों में जो जो काम हुए, जिस जिस तरह की मांगे हुई, हम उनको शामिल करेंगे, ठीक है। और तीसरा, हम जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट देखेंगे, और जवाहरलाल नेहरू का वो स्टेटमेंट, ठीक है, संविधान सभा की मांग को समझने के लिए काफी है, बहुत बेहतर है वो। तो ये बात क्लियर है। हम इन मांगों को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए भैया जी, कौन कौन से भागों में बांटते हैं हम, ये अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग और प्रत्यक्ष मांग। अब आप समझेंगे एक एक चीज।
ठीक है, अब आप समझेंगे। चलिए, ठीक है, सबसे पहले जब हम संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड देखते हैं, तो इनडायरेक्ट डिमांड में बाल गंगाधर तिलक साहब 1895 में, कब भैया जी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत करते हैं, स्वराज बिल। इसको स्वराज बिल कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि तिलक साहब का स्टेटमेंट था, तिलक साहब ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी भी कीमत पर मैं इसको लेकर रहूंगा, है ना जी। तो वही बाल गंगाधर तिलक साहब 1895 में सबसे पहले एक स्वराज बिल प्रस्तुत करते हैं, और स्वराज बिल में, स्वराज विधेयक में, ठीक है, वो एक ऐसा बिल बनाते हैं, ठीक है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं बेसिकली जिसकी भाषा कानूनी थी। ठीक है, तो तिलक साहब का वो जो डॉक्यूमेंट था, उसकी जो लैंग्वेज थी, वो पूरा का पूरा एक लीगल डॉक्यूमेंट था, और उस लीगल डॉक्यूमेंट में 110 चीजें लिखी हुई थी, मतलब 110 पॉइंट्स लिखे हुए थे, और उन 110 पॉइंट्स में भारतीयों के मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, उस 110 पॉइंट्स में भारत की शासन व्यवस्था और भारतीयों के लिए अंग्रेज मौलिक अधिकार दें, जैसे विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, ये भी मौलिक अधिकार उसमें था, ये भी फंडामेंटल राइट उसमें था भैया जी। कौन सा? विधि के समक्ष क्षमता वाला, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा भैया जी कौन सा? कि भारतीयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, राइट टू स्पीच मिले, ये भी था। ठीक है जी। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कलकत्ता अधिवेशन है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की। और उस 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी बोलते हैं, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बोलते हैं कि अब भारतीय इतने परिपक्व हो गए हैं, भारतीय अब इतने शिक्षित हो सके हैं, हो चुके हैं, कि अब भारतीयों को स्वराज चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस का सेशन 1906 का है, 1906 का सेशन है, और इसमें वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। भैया जी किसका प्रयोग करते हैं? स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहली बार खुद, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के मुंह से पहली बार स्वराज शब्द निकला था। और जबकि नौरोजी जो है बेटा, जबकि नौरोजी जो है वो स्वराज नहीं, इससे पहले स्वशासन की वकालत करते रहे थे। तो इससे पहले वो स्वशासन की वकालत करते रहे, वो पहली बार स्वराज की वकालत कर रहे हैं। तो इसके भी अपने मायने हैं। आखिर वो क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने, लेकिन नौरोजी को स्वराज की बातों पर ध्यान केंद्रित करवाया कि भाई नौरोजी आप स्वराज की मांग करो। आप किसकी? आप स्वराज की मांग। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद टोकन डिमांड्स पे आते हैं। तो जब टोकन डिमांड्स पे आते हैं, तो टोकन डिमांड्स पे 1922 में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली टोकन डिमांड महात्मा गांधी की। 1922 में महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वराज भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा। स्वराज, ठीक है, विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन डिजायर्स। स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ब्रिटिश संसद का कोई उपहार नहीं होगा। मतलब स्वराज हमें चाहिए, ये भारतीयों की इच्छा है स्वराज। और अगर ब्रिटिश संसद भारतीयों को देवी देती है ना, तो कोई हम पे एहसान नहीं कर रही, वो कोई हमें गिफ्ट नहीं दे रही, वो कोई हमें उपहार नहीं दे रही। ये महात्मा गांधी जी। फिर, ठीक है ना, 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा। फिर तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, आप इन्हें पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये जो तेज बहादुर सप्रू है 1923 में ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तेज बहादुर सप्रू बनाते हैं। उस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भारतीयों के अधिकारों की बात कही गई थी। ठीक है, भारतीयों की संवैधानिक मांगों को अंग्रेजों के समक्ष उठाया गया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। और 1925 के दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में उसी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को रखा गया, और महात्मा गांधी ने उसको बेसिकली लोगों के सामने लाया कि क्या क्या अधिकार भारतीयों को मिलने चाहिए, कौन कौन सी मांगे हैं भारतीय की संविधान को, ठीक है, बनाने के लिए, या संवैधानिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए। और जो तीसरा है नेहरू रिपोर्ट, वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू रिपोर्ट जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को, ठीक है, ये अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनती है। नेहरू रिपोर्ट क्यों बनती है, उसके पीछे की कहानी है। देखिए, वो कहानी अभी आप सुनना नहीं चाहोगे, क्योंकि पहले लेक्चर में आपको क्या लगता है, पहले लेक्चर में आप, ठीक है, क्या करते हैं, पहले लेक्चर में आप हमको, ठीक है ना, जस्टिफाई करते हैं, आप हमको, ठीक है, चेक करते हैं। जैसे आदमी कपड़ा नहीं जाता, मॉल में जाता है कपड़ा खरीदने, तो वो देखता है कि फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे करके चिंता ना करो, जब 2 से 3 लेक्चर हो जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखिए, तब समझ में आएगा जब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर बनेंगे, पीसीएस के बनेंगे, आरओ के बनेंगे, यूपीएससी तक के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और आपकी कुब्बत होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप कितना डिटेल में मुझे लेके जा सकते हो। आप जितना डिटेल में लेके जाओ
उतना डिटेल में लेके चला जाऊंगा। पहले ही बोल रहा हूं कि मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है कि मैं पॉलिटी 40 लेक्चर्स में 45 लेक्चर्स में, ये डिपेंड करता है आप पर, आप जितना कुरो दोगे। मैं पॉलिटी को 45 लेक्चर्स में भी खत्म करा दूंगा, 60 में भी खत्म करा दूंगा, 70 में भी और 100 में भी चलता रहेगा। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कितना डिटेल में लेके जाना है, कितना डीप में पढ़ना है पॉलिटी। क्लियर है? और बच्चों को तो इतना पढ़ना चाहिए, टीचर से इतना पूछना चाहिए कि टीचर मजबूर हो जाए खुद पढ़ने के लिए। लेकिन बच्चे क्या है, ठीक है, खुद से पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये बात ध्यान रखना, आप खुद भी पढ़ो। अब नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है, अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में, ये नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी, ये मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी नेहरू रिपोर्ट। और बेसिकली पूरी एक कमेटी बनी थी जो 7 सदस्यीय कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो मोतीलाल नेहरू इसमें कुछ 2-3 बातें अंग्रेजों के समक्ष करते हैं। मोतीलाल नेहरू बोलते हैं भैया अंग्रेजों से कि साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका और कनाडा में अंग्रेजों का शासन है भारत की तरह, जैसे भारत में अंग्रेजों का शासन है, ऐसे कनाडा और साउथ अफ्रीका में भी है। तो जैसे वहां पर आपने डोमिनियन स्टेट्स दे रखा है ना, वहां के लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे रखा है, ऐसे ही हम भारतीयों को भी डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ, ठीक है, इसमें मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट में ये बोला कि भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार भी चाहिए। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चे, जो मौलिक अधिकारों की, ठीक है, स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई, मौलिक अधिकार, ठीक है, किसी भी पटल पर स्पष्ट रखे गए, वह नेहरू रिपोर्ट में रखे गए। और यह प्रश्न पूछा जाता है मौलिक अधिकारों में कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम, ठीक है ना, वास्तविक अभिव्यक्ति कब होती है? नेहरू रिपोर्ट में होती। ठीक है जी, बात समझ में आई? और इस नेहरू रिपोर्ट में यह बोला गया कि भाई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। अब तुम्हें ये नहीं पता बेटा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है, तो हम बताएंगे, ठीक है, चिंता ना करो, कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। अब जैसे मैं आगे कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ाऊंगा, तो वहां पर कैबिनेट मिशन प्लान में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। तो वो कम्युनल वोटिंग, ठीक है ना, जो सिस्टम है वो क्या है, कम्युनल वोटिंग सिस्टम, वो हमें पढ़ना है। तो इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को खत्म करो बिल्कुल सिरे से, और उसके बदले में अल्पसंख्यकों के स्थानों को आप आरक्षण करो, आरक्षित करो। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट में था। और भी, ठीक है, 3-4 बातें थी नेहरू रिपोर्ट में कुल मिलाकर, ठीक है, ये टोकन डिमांड्स ही रही। फिर आए एमएन रॉय। अभी जो एमएन रॉय है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका वास्तविक नाम है नरेंद्र भट्टाचार्य। वास्तविक नाम इनका नरेंद्र भट्टाचार्य है, भट्टाचार्य है। और ये जो नरेंद्र भट्टाचार्य है ना, ये कौन है? ये एक साम्यवादी विचारक है। ये भारत में एक कम्युनिस्ट थिंकर है, साम्यवादी विचार है, कम्युनिस्ट थिंकर है नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, नरेंद्र भट्टाचार्य। तो जो नरेंद्र भट्टाचार्य है, एमएन रॉय, ठीक है, ये बेसिकली जुड़े हुए हैं कम्युनिस्टों से। लेकिन ये कहते हैं सबसे पहली बार, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं कि साहब हमारी संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि हमारी संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब चूंकि ये कम्युनिस्ट थे और कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी थी, जैसे इनने बोला 1934 में, सॉरी माफ कीजिएगा, तो 1934 में जैसे एमएन रॉय ने बोला, देखो तुरंत बेटा कांग्रेस भी बोलने लगी कि हाँ, ठीक है, हम ये मांग करते हैं, ठीक है, हम ये मांग करते हैं, हम ये डिमांड करते हैं, और ये हमारी डायरेक्ट डिमांड है कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और उसी संविधान सभा के आधार पर भारतीयों का संविधान बनना चाहिए। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, और भारतीयों के लिए संविधान सभा, ठीक है ना, के गठन के माध्यम से संविधान का निर्माण करें। और फिर, ठीक है, नेहरू आ जाते हैं 1938 में, और नेहरू एक स्टेटमेंट देते हैं। और नेहरू का वो जो स्टेटमेंट है ना, बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो स्टेटमेंट आपको बताएगा कि जो संविधान सभा बनी थी, ठीक है ना, वो किस प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होकर बनी थी। लेकिन वास्तव में नेहरू ने 1938 में क्या कहा था, तो क्या नेहरू ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, या नेहरू के कमिटमेंट को या नेहरू की प्रॉमिस को अंग्रेजों ने पूरा किया, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस नेहरू पे आओ, इसको समझो। तो नेहरू 1938 में बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान, मतलब जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा अंग्रेजों से, तो स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, मतलब बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, तो स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा जो अडल्ट वोटिंग सफरेज के आधार पर, मतलब वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर निर्वाचित हो। ठीक है, अब ये इतनी टेक्निकल टर्म है कि यहां पर आपको बहुत समझना है कि वयस्क मताधिकार प्रणाली क्या है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको जाननी। ठीक है, तो ये, ठीक है, एक हमने ओवरव्यू दिया आपको कि ये सारी चीजें कल से हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? अब अभी हम मांग कर रहे हैं, अभी हम मांग कर रहे हैं, फिर अभी ये मांग हो जाएंगी ना, मांग हो जाने के बाद आगे प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चे? तो नेहरू रिपोर्ट देख लिया आपने, ठीक है, कांग्रेस का स्टेटमेंट देख लिया, और उसके बाद फिर आपने नेहरू का 1938 का स्टेटमेंट देख लिया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो।
अभी तक तो आपने ये देखा। फिर ठीक है चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। अब वो चीजें जो स्टार्ट होंगी, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे कि हमारा संविधान ठीक है जिस कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आया है ना, बना है 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, हो सकता है कि वो नहीं बनता अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता। ठीक है वो तो सेकंड वर्ल्ड वार का ठीक है हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हे सेकंड वर्ल्ड वार तुम हुए, और अगर तुम ना होते तो हो सकता है कि भारतीयों को ठीक है भारतीयों के कॉन्स्टिट्यूशन राइट ना मिलते। अब कैसे, देखो सुनो, द्वितीय विश्व युद्ध में देखिए जिस पार्टी में अंग्रेज थे, द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टी थी, देयर टू पार्टी। ठीक है, एक थी आपकी धुरी राष्ट्र, एक थे आपके मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में बेल्जियम था, फ्रांस था, इंग्लैंड था। ठीक है ना, ये मित्र राष्ट्र थे, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र थे। और जो धुरी राष्ट्र थे ठीक है उनमें आपका जर्मनी था, उनमें आपका जापान था। अब ये जो धुरी राष्ट्र वाले हैं ना, ये मित्र राष्ट्र वालों की ऐसी तैसी कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। जहां जहां पर इंग्लैंड के उपनिवेश है, वहां वहां से बेटा इंग्लैंड के उपनिवेशों को जापान खदेड़ रहा है बुरी तरह से। जैसे कि सिंगापुर इत्यादि का जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जहां जहां पर अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी स्थापित कर रखी थी, जैसे भारत में स्थापित कर रखी थी, वैसे मेरे प्यारे बच्चे वहां वहां से जापान खदेड़ रहा था। अब डर ये था भारतीयों को, वो क्या डर था कि अंग्रेज भैया जी जिस तरह से सॉरी जापानीज जिस तरह से जो है ना अंग्रेजी उपनिवेशों की ऐसी तैसी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो भारत में भी आकर भारत में भी तबाही मचाएंगे। और जापानियों ने बहुत तबाही मचाई है, आपको पर्ल हार्बर बंदरगाह याद होगा, सेकंड वर्ल्ड वार, थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखो पूरी कहानी का सेंस समझना कि पूरी कहानी का सार क्या है। तो कहानी का सार ये है कि एक तरफ मित्र राष्ट्र है इंग्लैंड, ठीक है जिसमें अगुआ है, और दूसरी तरफ आपके धुरी राष्ट्र है जिसमें जर्मनी अगुआ है। ठीक है, मित्र राष्ट्र जो है ठीक है वो हार रहे हैं। बेसिकली हार का मतलब है कि वो जहां जहां पे युद्ध कर रहे हैं वहां वहां पे ध्रुवीय राष्ट्रों से ठीक है वो हार रहे हैं। जैसे आज की डेट में यूक्रेन ठीक है रूस से ठीक हार खा रहा है। जिस भी यूक्रेन की चेक पोस्ट पे युद्ध हुआ है, रशियन सैनिकों ने वहां पे यूक्रेन के सैनिकों की वाट लगा, ठीक है मतलब उनको ठीक है ना डिफीट दिया है, उनको पराजित किया। ठीक वैसी स्थिति थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि वैसी स्थिति तो थी, लेकिन जो बेल्जियम, इसके जो मित्र राष्ट्र मतलब इंग्लैंड के जो सहयोगी देश थे जैसे बेल्जियम, फ्रांस वगैरह, ये इंग्लैंड पे दबाव डालने लगे कि भैया ऐसा है भारतीयों का सहयोग लो इस युद्ध में। ठीक है, भारतीय आर्मी जो है वो जबरदस्त आर्मी है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद से हम जीते थे, इसमें हमें भारतीयों का सहयोग लेने की, भारतीयों के कॉपरेशन लेने की जरूरत है। अगर हमने भारतीयों का सहयोग नहीं लिया तो पक्का हमें ये युद्ध हार जाएंगे। और भारतीय सहयोग दे क्यों नहीं रहे थे? तो भारतीय सहयोग इसलिए नहीं दे रखे क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया था सभी भारतीय सोल्जर्स से कि कोई भी सेकंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कांग्रेस ने मना क्यों किया था तो उसका भी अपना इतिहास है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि पॉलिटी ना, ठीक है, पॉलिटी इज नॉट अ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री तो स्टार्ट हो जाती है कि सर ये हो गया आपका प्री हिस्टोरिक, ये हो गया प्रोटो हिस्टोरिक, और ये हो गया हिस्टोरिक काल, और बता दो मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी भी ठीक है बहुत आसान है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कंप्लीट करते हो ना, शुरुआत करते हो, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नहीं है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे पहले बताओ। ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी में और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बता दो भैया जी कि कौन सी क्रस्ट है, कौन सी मेंटल है, कौन सी कोर है। ठीक है, मेंटल में संवहनी तरंगे चलवा दो, प्लेटों को टकरा दो और बन जाएंगे बलित पर्वत। पॉलिटी के कॉन्सेप्ट ठीक है बहुत कठिन होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, जोड़ना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है ना, एकाग्र होना पड़ता है क्लास में, समझना पड़ता है क्लास को कि चीजें चल कैसी रही हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, बस 2 मिनट आगे बढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर आपके लेक्चर्स को खत्म करते हैं। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा भैया इंग्लैंड से कि सब भारतीयों का सहयोग लो। अब भारतीयों का सहयोग लो, कांग्रेस ने मना कर दिया था भारतीयों से, कांग्रेस के नेताओं ने कि कोई भी भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा, और बिना भारतीयों के सहयोग के अंग्रेज जीत नहीं सकते थे। अब यहां से आया भारतीयों को ठीक है रिझाने की एक नीति। ठीक है ना, भारतीयों को बेसिकली ठीक है आप कह सकते हैं कि भारतीयों को रिझाना, भारतीयों को मनाना। और भारतीय मानेंगे केवल किससे? जैसे मान के चलिए किसी की बीवी रूठ गई हो, ठीक है, कि उसके पति ने उसे सोने की अंगूठी ना दिलवाई हो, तो पति जब भी अपनी बीवी से कोई भी काम निकलवाएगा तो बस केवल एक ही बात कहेगा कि चलो मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दिलवाऊंगा, प्लीज 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दो। ठीक है, आज प्लीज शाम को खाने में पनीर बना दो, मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दिलवाऊंगा। मतलब आप उसको भी पता है ना कि भाई इसकी जरूरत क्या है, सोने की अंगूठी, तो वो बार बार उसी का एग्जाम्पल देगा। ऐसे एक बच्चा है, बार बार बच्चा जो है ना अपने पापा से कह रहा है कि पापा मुझे बंदूक दिलवा दो। ठीक है, वो असली वाली नहीं, वैसी वाली दिलवा दो जिसमें ठीक है वो डलते हैं, ठीक है, टुक टुक जो बलून फोड़ने के काम में आती है। पापा मुझे बंदूक दिलवा दो, पापा दिलवा नहीं रहे, बच्चा गुस्सा है। अब बच्चा पापा का कोई काम नहीं कर रहा, पापा ऑफिस जाते हैं तो जूते भी उठा के नहीं लाता, पापा ऑफिस से आते हैं तो पापा का कोई काम नहीं करता, ना पापा का हेलमेट रखता उठा के, कुछ नहीं करता, वो पापा का कोई काम नहीं करता। और भी पापा के बहुत सारे काम होते हैं जो बच्चे करते हैं, वो कोई काम ही नहीं कर रहा। तो पापा क्या करेंगे? उसको आश्वासन देंगे, उसको रिझाएंगे
ठीक है, उससे बेसिकली कमिट करेंगे कि मैं बेटा तुझे बंदूक दिलवाऊंगा, ऐसा कर दे प्लीज, ठीक है ना, मम्मी से कह दे मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही तो करते हैं पापा। ठीक वैसे ही अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों की दुखती हुई रख क्या है, भारतीयों की दुखती हुई रख है कि भैया हमें हमारे संवैधानिक अधिकार दे दो, हमें हमारे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दो। भारतीय इसी के लिए तो लड़ रहे हैं अंग्रेजों से कि हमें अपने हमारे संवैधानिक अधिकार दो। और ये यात्रा पता है, ये यात्रा मेरे प्यारे बच्चे पता है कब से शुरू हुई है? यात्रा बहुत पहले से शुरू हो गई है, जो भारतीयों ने संवैधानिक अधिकारों की मांग करनी स्टार्ट की है। अगर संविधान सभा की मांग में ये मैं 3-4 पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये बहुत अपर्याप्त है, बहुत अपर्याप्त है। देखिए अगर आप मुझे अलाउ करो तब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप में वो कुव्वत हो कि हाँ ठीक है हम पढ़ सकते हैं। ये बहुत पहले से स्टार्ट हुई है, नेहरू रिपोर्ट से पहले से स्टार्ट हुई है, एक्चुअली साइमन कमीशन से स्टार्ट हुई है। और साइमन कमीशन आया 1919 के भारत शासन अधिनियम को रिव्यू करने के लिए, वहां से ये स्टार्ट हुई है। तो बस आपको समझना केवल इतना है कि हाँ ठीक है, ठीक है। अब भारतीयों को चाहिए क्या? उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनके संवैधानिक अधिकार। अब अंग्रेज सबसे पहले लेकर आए, ठीक है, लिलित को उस समय वाइसराय था, तो लिलित को सबसे पहले लेकर आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या? अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है, लिलित को सबसे पहले लेकर आता है। लिलित को कहता है कि भाई भारतीय, भाई ऐसा करो, द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, आप लोग हमारा सहयोग दे दो, बदले में हम आपको आपकी संविधान सभा आपके द्वारा बनाने की इजाजत दे देंगे, या फिर हम ये गारंटी दे देंगे आप अपनी संविधान सभा खुद बनाओगे। लेकिन आप क्या करो, जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 1940 की बात है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर चला कब है? 39 से 45 तक, और 1940 की बात है, तो 1940 में सबसे पहले ये आता है, ठीक है, लिलितको का प्रस्ताव आता है, ठीक है, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और अगस्त प्रस्ताव में लिलितको कहता है कि हे भारतीय, तुम्हें संविधान चाहिए, हम देंगे तुमको संविधान। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म हो जाएगा हम तुम्हारा संविधान बनवाएंगे, लेकिन बदले में, ठीक है, तब तक भारतीयों से कह दो कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए, भारतीय सैनिक पार्टिसिपेट कर ले। ठीक है, नहीं मानी कांग्रेस, मना कर दिया, कोई बात नहीं। फिर 2 साल युद्ध लड़े बिना भारतीयों के, और जब 2 साल फिर से बिना भारतीयों के युद्ध लड़े तो समझ में आ गया कि नहीं जीत पाएंगे। फिर क्रिप्स भेजा उनने इंग्लैंड से, जो उस समय, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था क्रिप्स, और कैबिनेट मंत्री था उस समय ब्रिटेन की सरकार में। तो क्रिप्स भेजा कि क्रिप्स तू जा, और जाने के बाद भारतीयों से सारे भारतीय नेताओं को इकट्ठा कर और कहे कि हम, ठीक है, ये वादा करते हैं कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद हम खुद ये गारंटी देते हैं कि आपका संविधान आप ही बनाओगे, लेकिन तब तक, जब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तब तक एक भारतीय सैनिकों को बोल दो ना कि प्लीज वो हमारी आर्मी में शामिल हो जाए। भारतीय फिर भी नहीं माने, ना मुस्लिम लीग मानी, ना कांग्रेस मानी। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और फाइनली जो है ना हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी करके जैसे तैसे जो है ना बेचारे, लेकिन जापान को इलीगल तरीके से, मैं बोलूंगा कुल मिला के जो भी कुछ हुआ, तब फिर अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भेजा। अब कैबिनेट मिशन में भी अंग्रेज जिस संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं ना कैबिनेट मिशन पे, अब अंग्रेजों का वो वाला है हिसाब, पता है कौन सा वाला हिसाब है? जैसे आपने एक देखा होगा कि माफ कीजिएगा लेकिन ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को चाहिए भी यही। ठीक है, तो आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि कोई प्रेमी और प्रेमिका है, प्रेमिका की शादी किसी और जगह हो रही है, लेकिन प्रेमिका वादा ये करती है या दावा ये करती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना, और जब प्यार करती थी या फिर जब रिलेशन में थी तो वो जीने मरने की बातें करते थे कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। लेकिन अब घर वालों ने कहीं और शादी फिक्स कर दी, तो घर वालों ने जब कहीं और शादी फिक्स कर दी ना, तो वो जा रही है शादी करके, तो किसी दूसरे के घर में जाएगी और उसको छोड़ेगी प्रेमी को, लेकिन फिर भी वो क्या करेगी कि बाबू मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी। अंग्रेजों का भी वही वाला हिसाब है। अंग्रेजों को पता है कि भैया जी अब यूएन बन चुका है, सोवियत संघ बन चुका है, और अगर सोवियत संघ बन चुका है तो सारे के सारे उपनिवेश हमको खाली करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी भारतीयों पर एहसान थोप के जा रहे हैं कि देखो तुम्हारी संविधान सभा हमने बनवाई, तुमने हमें, ठीक है ना, तुमने हमारा सहयोग नहीं किया, तुमने अपने सैनिक हमें नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद भी देखो हम कितने अच्छे हैं कि हम तुम्हारी संविधान सभा बनवा के जा रहे हैं। ये कैबिनेट मिशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आई बात समझ में? कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।